Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 13th of June 2020. तो 13 जून 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, those who want to join the TEMS portal or those who want to get the current affairs PDF, they can get that from the links given in the description comment section below. नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी है, इंस्टाग्राम की भी लिंक है, तो आप वहाँ पे भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं. वेरियस अनाउंसमेंट्स आर मेड देयर एंड क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड एवरी डे ऑन प्रायोरिटी बेसिस. सो दोज हु लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आए तो, है ना. और yesterday few people were saying that we have right to dissent and all, so for them I want to say that this is not a platform for democracy, this is not a platform for promoting democracy. आप अपना जो भी आपके अंदर जो कोई प्रॉब्लम है आप उसको अच्छी लैंग्वेज में लिखिए. डोंट से समथिंग लाइक दैट कि जो एज अ मतलब एज अ वार्निंग लगे हमें, क्योंकि ये हमें भी फील अच्छा नहीं होता कि बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम यू इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द वीडियोज. इट इज़ जस्ट फॉर अ वॉलेंट्री पर्पज़. ये बहुत वॉलेंटरीली कर रहे हैं हम लोग. एंड इसके बाद आप लोग इस तरीके से टोन जो यूज़ करते हैं दैट डज नॉट लुक गुड. ओके, सो बेसिकली ये होता है कि वो अच्छा नहीं लगता है. वी आर गिविंग आवर बेस्ट, वी आर गिविंग 100% फॉर दैट, फॉर प्रोवाइडिंग यू द कंटेंट, एंड देन आपकी टोन इस तरीके से रहती है कि एज इफ़ वी आर चार्जिंग यू मनी फॉर दीज वीडियोज़. हम वैसे भी, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बहुत रेयर होगा ऐसा कि मैं कोई चीज़ मिस करूं. अब एक दिन चलो एक एडिटोरियल छूट गया, अब आप लोग उसमें बोल रहे हो कि एक एडिटोरियल छोड़ दिया आपने, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया. सो दिस इज़ नॉट द वे थ्रू विच यू शो डिसेंट. एंड दूसरी बात ये कि कोई डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म नहीं, दिस इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म वेयर आई एम टेकिंग वोटिंग एंड ऑल, कि आप अपोजिशन एंड यू आर शोइंग डिसेंट एंड ऑल. तो डिसेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है. डिसेंट के बहुत दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ बिल्कुल करें, है ना. तो दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू कन्वे टू यू पीपल. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, प्लान बी समटाइम सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एन. ऑप्शंस आर ए, प्रोजेक्ट एम्ड टू सेफगार्ड एलिफेंट्स, बी अल्टरनेटिव प्लान टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, सी स्कीम टू प्रमोट एपीकल्चर इन रूरल एरियाज, एंड डी नन ऑफ द अबव. अब ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम्पल है फैंसी क्वेश्चन का. जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये फैंसी क्वेश्चन होते हैं, इनको अटेम्प्ट करने से बचना चाहिए. क्यों बचना चाहिए? जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, प्लान बी एक नाम आया है और यहाँ पे आपको कॉमन सेंस भी लग रहा है क्वेश्चन में. जैसे कि प्लान बी है तो आपको बी दिख रही है और आपको यहाँ पे एपीकल्चर भी दिख रहा हो, तो आपको लग रहा होगा कि एपीकल्चर यही वाला ऑप्शन सही है. 99% आपके दिमाग में आ गया होगा. लेकिन ये आंसर गलत है. आंसर है ए, प्रोजेक्ट टू सेफगार्ड एलिफेंट्स. इसका करेक्ट आंसर होगा. जो रेलवे के पास एलिफेंट्स की जिनकी डेथ हो जाती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्लान बी आया था. तो याद रखिएगा, यही क्वेश्चन फैंसी क्वेश्चन होते हैं जिनको कि आप अटेम्प्ट करने से रोक नहीं पाते हो, आप इनको अटेम्प्ट कर देते हो एंड देन यू लूज योर मार्क्स इंस्टेड ऑफ गेनिंग द मार्क्स. ओके, तो यही मैंने बोला था कि इन क्वेश्चंस को करने से बचना चाहिए. सेकंड क्वेश्चन है, with respect to credit rating agencies, consider the following statements. They are the statutory bodies established under the Credit Rating Agencies Regulation Act of 1999. दूसरा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं. जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो सेबी के थ्रू रेगुलेट होती हैं, ना कि आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू. बोथ विल बी द इनकरेक्ट आंसर. आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबव. तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप्स. इनमें से कौन से प्लांटेशन क्रॉप्स हैं? फर्स्ट इज अरेका नट, सेकंड इज कैश्यू, थर्ड इज रबड़, फोर्थ इज कोको एंड फिफ्थ इज ऑयल पाम. आपको बताने इनमें से कौन कौन से प्लांटेशन क्रॉप्स है. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है. ऑप्शंस आर 1 and 3, 4 and 5, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5. आंसर विल बी डी, 1 2 3 4 5. ये सारे ही प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, अरेका नट, कैश्यू, रबड़, कोको, ऑयल पाम. इसके अलावा भी कुछ होते हैं क्या? तो इसके अलावा कोकोनट होता है, अरेका नट होता है, ऑयल पाम, कैश्यू, टी, कॉफी भी आपका प्लांटेशन में है, रबड़ भी आपका प्लांटेशन में है, देन कोको विच इज अ माइनर प्लांटेशन क्रॉप्स. ये भी याद रखिएगा. फोर्थ क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर पाइलोरी इज अ बैक्टीरियम दैट रिसाइड्स इन द ह्यूमन स्टमक. तो एक तो फैक्ट आपको ये पता चल गया कि हेलीकॉप्टर पाइलोरी इज अ बैक्टीरियम विच रिसाइड्स इन द ह्यूमन स्टमक. कोई हेलीकॉप्टर की वैरायटी नहीं है जो कि हम यूएसए से ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. हेलीकॉप्टर पाइलोरी इज अ बैक्टीरियम रिसाइडिंग इन द ह्यूमन स्टमक. इट कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग टू द ह्यूमंस. ऑप्शंस आर ए, अल्सर, बी, गैस्ट्राइटिस, सी, स्टमक कैंसर, या डी, ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव. अल्सर, गैस्ट्राइटिस, स्टमक कैंसर तीनों ही कॉज कर सकता है. सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 4 क्वेश्चन. सॉरी, तो ये 4 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे.
अब आज का मैप मैं आपको जो दिखा रहा हूँ बेसिकली ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। क्यों? क्योंकि इसमें नेपाल बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में रहा है। तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन जो आ सकता है इसमें वो आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स आर देयर विच शेयर बॉर्डर विद द नेपाल। एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो है कि इंडियन स्टेट्स कौन कौन से हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो एक तो आपका हो गया उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट दैट शेयर बॉर्डर विद नेपाल। दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश is the second state which share border with Nepal. Third is Bihar is a state which share border with Nepal. Then fourth is Sikkim that share border with Nepal and fifth is West Bengal that shares border with Nepal. तो 5 स्टेट्स हैं जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। पहला हो गया उत्तराखंड, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया बिहार, चौथा हो गया सिक्किम और पांचवा हो गया, ये देखो वेस्ट बंगाल क्या बहुत ऊपर तक जाता है, नीचे से ऊपर तक पूरा घुसता हुआ जाता है, ठीक है ना। इस कारण से 5 स्टेट्स हो गए जो कि स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि अब मैप टाइप क्वेश्चन अगर नेपाल से आए तो मेरे हिसाब से यही वाला क्वेश्चन आना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स आर देयर विच शेयर बॉर्डर विद नेपाल। एक क्वेश्चन ये हो जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन अपन ने क्लियर कर लिया। अगर ये आएगा तो अब आप सही कर दोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यूज एनालिसिस पार्ट। पहली न्यूज है सुप्रीम कोर्ट अलाउज फर्म्स टू नेगोशिएट विद स्टाफ ऑन लॉकडाउन वेजेस। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, बेसिकली दे हैव आस्क्ड द फैक्ट्री ओनर्स एंड अदर प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स टू नेगोशिएट टर्म्स एंड एंटर इनटू सेटलमेंट विद देयर वर्कर्स ऑन द पेमेंट ऑफ वेजेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली फैक्ट्री ओनर्स को ये कहा है कि फैक्ट्री ओनर्स और जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको ये कहा है कि आप निगोशिएट कर सकते हैं टर्म्स एंड यू कैन एंटर इनटू द सेटलमेंट विद द वर्कर्स, यू कैन एंटर इनटू द सेटलमेंट विद द वर्कर्स ऑन पेमेंट ऑफ वेजेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। तो लॉकडाउन पीरियड के टाइम में जो वेजेस पेमेंट है उसके बारे में अगर आपको निगोशिएट करना है तो आप निगोशिएट कर सकते हैं विद द वर्कर्स एंड ऑल, ठीक है ना। याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दो चीज़ इसमें है। पहली चीज़ तो ये कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो लेबर्स के बिना काम नहीं कर सकती हैं, लेबर्स जो है वेजेस के बिना काम नहीं कर सकते। सो फॉर दैट सिमिलर रीजन दे हैव आस्क्ड द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज टू हैव अ डिस्कशन एंड टू हैव अ बेसिक निगोशिएशन रिगार्डिंग द वेजेस पेमेंट। ओके, कोई भी कोअर्सिव स्टेप नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नो कोअर्सिव एक्शन विल बी टेकन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फुल सैलरी, सेज द टॉप कोर्ट। अगर आप फुल सैलरी नहीं देते हो अपने एम्प्लॉइज को तो भी आपके अगेंस्ट कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्यों? आप देखो, सिंपल सी बात है, हम क्या है केवल एक साइड देखते हैं। हमको लगता है कि लेबर को पूरा पैसा क्यों नहीं मिला। दूसरी चीज ये नहीं देखते कि छोटी छोटी फैक्ट्रीज रहती हैं, उनके पास पैसा आएगा कहाँ से? अगर वो काम नहीं हुआ है 3 महीने तो उनके पास ही पैसे नहीं आएंगे, और वो अगर उन्होंने वेजेस दे दी तो उनकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो इस कारण से हमको दोनों को ही लेके चलना चाहिए, कभी भी एक साइड देख के नहीं आगे चलना चाहिए, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है, गवर्नमेंट पुट्स ऑफ द डिसीजन ऑन स्टेट्स जीएसटी ड्यूज टिल जुलाई। तो स्टेट जीएसटी के जो ड्यूज हैं उनके डिसीजन को जुलाई तक के लिए बंद कर दिया है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसीजन लिया गया है। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में बताता हूँ। बेसिकली जीएसटी काउंसिल इज द की डिसीजन मेकिंग बॉडी दैट विल टेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द जीएसटी। तो ये सारे जीएसटी रिगार्डिंग डिसीजंस लेती है जीएसटी काउंसिल जो है। बेसिकली इट डिक्टेट्स द टैक्स रेट बताती है, टैक्स एग्जेम्पशन बताती है, ड्यू डेट बताती है, टैक्स लॉज के बारे में बताएगी, टैक्स डेडलाइंस के बारे में बताएगी। ये सारी चीज़ें काम किसका है? जीएसटी काउंसिल का। याद रखिएगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर टू हैव वन यूनिफॉर्म टैक्स रेट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन। इसका मेन काम यही है, टू हैव अ यूनिफॉर्म टैक्स रेट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन। अब इसको स्ट्रक्चर कैसे किया गया है तो याद रखिएगा, आर्टिकल 279(1). ओके, तो आर्टिकल 279(1) एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह इसको स्टैब्लिश किया गया है, जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह। और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 279(1) जो है, दैट जीएसटी काउंसिल हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट विद इन 60 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द आर्टिकल 279A। तो आर्टिकल 279A याद रखिएगा, आर्टिकल 279(1) याद रखिएगा। कुल मिला के इनके अंदर ही जीएसटी काउंसिल के बारे में दिया गया है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 279A जरूर याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है 60 दिनों के अंदर ये बॉडी बनाएगा जीएसटी काउंसिल को, ठीक है। 279A याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, जीएसटी काउंसिल विल बी अ जॉइंट फोरम फॉर द सेंटर एंड स्टेट्स। जॉइंट फोरम होगा सेंटर और स्टेट का, और इसमें जो मेंबर्स होंगे वो होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा वो इसका चेयरपर्सन होगा, ये भी आपको याद रखना है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन। आर्टिकल 279(4) जो है वो स्पेसिफाई करता है दैट द काउंसिल विल मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑन द इंपॉर्टेंट इशूज रिलेटेड टू द जीएसटी। तो रिकमेंडेशन करने का जो इसमें इसके पास एक पावर है, यूनियन
यूनियन और स्टेट्स को रिगार्डिंग द जीएसटी, वो आर्टिकल 279A(4) के तहत है, याद रखिएगा 279A(4) के तहत, और 279A के तहत ये बनाई जाती है, ठीक है ना। ये यहाँ पे स्टार्टिंग में एक चीज़ देख लेना, यहाँ पे जो 279(1) लिखा था ना वो 279A(1) होगा, है ना। आई थिंक ए वहाँ पे नहीं लिखा है, तो 279A(1) जो है वो बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो 60 दिनों के अंदर ये बॉडी बनाएगा, ठीक है ना, ये याद रखना है। यहाँ भी थोड़ा, यहाँ पे आई थिंक ए नहीं लिखा है, यहाँ मिसटाइप हो गया है, तो 279A(1) ही है ये, ठीक है। 279A(1) बोलता है कि प्रेसिडेंट जो होगा वो 60 दिनों के अंदर बनाएगा, और ये जो बॉडी है वो जीएसटी काउंसिल 279A के तहत है। 279A(1) बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो 60 दिनों में कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और 279A(4) जो है वो बताता है बेसिकली को रिकमेंडेशन करने की पावर रखता है, तो ये आप याद रखिएगा 279A(1). आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव विद मी, आप भी मेरे साथ मूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीएम अनवील्स मुंबईज न्यू फ्लड वार्निंग सिस्टम, कॉल्स इट अ बून। अब मुंबई का एक नया फ्लड वार्निंग सिस्टम रिलीज किया गया जिसका नाम है आई फ्लोज, ओके, आई फ्लोज मुंबई। तो आई फ्लोज मुंबई जो है बेसिकली एक फ्लड वार्निंग सिस्टम है, स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लड वार्निंग सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है फॉर द सिटी, एंड फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम जो रहेगा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मुंबई वैसे भी आपको पता है कि अनप्लान्ड सिटी के रूप में डेवलप हुई है जिसमें कि बहुत ज़्यादा फ्लड की प्रॉब्लम आ जाती है, इस कारण से आई फ्लोज जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। फ्लड मॉड्यूल रहेगा, इनंडेशन मॉड्यूल रहेगा, इसके अंदर वल्नरेबिलिटी मॉड्यूल रहेगा, रिस्क मॉड्यूल रहेगा, एंड डिसैमिनेशन मॉड्यूल रहेगा। तो इसके थ्रू ये बेसिकली आप पूरा अर्ली वार्निंग कर सकते हैं। चेन्नई में ऑलरेडी ये सिस्टम डेवलप्ड हो चुका है। इसको बनाया किसने? नाउ द बिग थिंग इज दैट द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैज़ डेवलप्ड दिस स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी विद कोऑर्डिनेशन विद बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने बेसिकली इसको डेवलप किया है। याद रखने वाली बात यह है, आई फ्लोज इसका नाम है, द नेम इज आई फ्लोज। आई फ्लोज मुंबई विल एनहांस द रेजिलियंस ऑफ द सिटी बाय प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग फॉर फ्लडिंग। तो आई फ्लोज क्या करेगा? बेसिकली अर्ली वार्निंग देगा फ्लडिंग के रिगार्डिंग, ओके। अ सिमिलर सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर चेन्नई। अब एक न्यूज़ यहाँ पे नहीं है, मैं आपको चैलेंजर डीप के बारे में बताता हूँ। चैलेंजर डीप अभी इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ में आया था। चैलेंजर डीप अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज दिस चैलेंजर डीप, तो याद रखिएगा डीपेस्ट पॉइंट है आपका मैरियाना ट्रंच का, डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रंच का, याद रखने वाली बात ये है, ठीक है ना। इसमें अभी रिसेंटली एक इंटर किया है एक वुमेन ने जो कि जिसने कि स्पेस में भी गई है जो, और यहाँ पे आपका चैलेंजर डीप तक भी पहुंची हैं, तो फर्स्ट वुमेन बनी है अभी रिसेंटली। तो ये इसलिए याद रखना, चैलेंजर डीप नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखने का, ठीक है ना। सैंपल्स फ्रॉम द लोनार लेक सेंट फॉर टेस्टिंग। अब हुआ क्या है अभी कि लोनार लेक जो कि आपका बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, बुल्ढाना महाराष्ट्र में, तो लोनार लेक का जो कलर है वो चेंज हो गया है, थोड़ा ब्लूइश ग्रीन कलर पहले था, तो उससे चेंज होकर पिंकिश कलर, पिंक कलर की हो चुकी है ये लेक। तो इसका जो सैंपल है वो अभी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर एंड अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, इन दोनों जगह पे ये भेजा गया है सैंपल की क्या रीज़न है कि ये जो कलर है ये पिंकिश कलर का हो गया। तो आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा पिंकिश कलर की हो गई लोनार लेक, दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। लोनार लेक के बारे में देखें तो लोनार लेक या लोनार क्रेटर भी कहा जाता है, ये पिंकिश रेड शेड का कन्वर्ट हो गया है। और लोनार लेक जो है वो एक सेंचुरी के अंतर्गत आता है जो कि आपकी लोनार सेंचुरी है बुल्ढाना में, लोनार सेंचुरी उसके अंतर्गत ये लोनार लेक आती है। एंड लगभग 50,000 साल पुरानी है, 50,000 साल पुरानी है, और एक मिटियोर अर्थ में क्रैश किया था तब ये बनी थी, मिटियोर के अर्थ में क्रैश करने से बनी थी। इट इज़ द लार्जेस्ट बेसाल्टिक इम्पैक्ट क्रेटर ऑन द प्लैनेट, लार्जेस्ट बेसाल्टिक इम्पैक्ट क्रेटर है प्लैनेट का, एंड एक नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में ये बना है, नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज के रूप में ये बना है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज एक ही एडिटोरियल है जो कि हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रीम्ड एजुकेशन इज अ डाइल्यूटेड एजुकेशन। बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी चीज़ें इसमें अंदर आई है। स्ट्रीम्ड एजुकेशन इज अ डाइल्यूटेड एजुकेशन। अब यहाँ पे ऑथर ने क्या बोला है कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल किसका दिया है? एग्जाम्पल दिया है हेलमेट का ऑथर ने। हेलमेट के दो यूज़ हो सकते हैं, दो वैल्यूज हो सकती हैं। पहला तो ये कि हेलमेट जो है वो आपकी जान बचाएगा, आप जब गिरोगे एक्सीडेंट होंगे तो शॉक अब्जॉर्व करेगा, आपकी जान बचाएगा। दूसरा, आपको फाइन लगने से बचाएगा, ठीक है ना। अभी हेलमेट ना लगाने में फाइन भी लगता ना, तो देखो हेलमेट के दो काम है। तो ऑथर ने ये कहा कि हेलमेट का पहले काम ये था कि जान बचाना, ये वो, लेकिन आजकल लोग हेलमेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहनते हैं ताकि उनको फाइन ना देना पड़े, वो फाइन से बचने के लिए एक लो क्वालिटी का हेलमेट खरीद लेते हैं और उससे बच जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि जो उसकी क्वालिटी थी, जो उसकी असली वैल्यू थी,
वो चेंज हो चुकी है, दैट वैल्यू हैज़ बीन डाइल्यूटेड फ्रॉम द लाइफ सेविंग वन टू द मनी सेविंग वन। पहले वो लाइफ सेविंग था, वो केवल फाइन सेविंग बन चुका है, ठीक है ना। तो ये ऑथर ने एग्जांपल दिया है। सेम गोज टू द एजुकेशन ऑल्सो। अब ऑथर ने कहा है कि यूजीसी ने अभी रिसेंटली ये रिकमेंड किया है कि अब वो MOOC यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करेंगे स्वयं प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना, फॉर क्रेडिट ट्रांसफर इन द कमिंग सेमेस्टर्स। तो आगे आने वाले सेमेस्टर्स में क्लासरूम की जगह वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और स्वयं प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे। तो ऑथर ने कहा ये बेनोवलेंट एक्ट तो है नेशनल लॉकडाउन की तरह, लॉकडाउन के टाइम पे, तो लॉकडाउन के टाइम पे तो ठीक है, चलो अच्छा है, लेकिन अगर ये नॉर्मल बन जाए, आपका एजुकेशन सिस्टम ये ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर ही चेंज हो जाए इंस्टेड ऑफ योर वो, तो यहाँ पे ऑथर ने बोला कि इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम जो है बेसिकली वो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पूरा करना है इन द हायर एजुकेशन, जो कि 2021 में 30% करना था, लेकिन अभी भी 2017-18 तक वो 25% पे ही है। तो ऑथर ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल और केवल ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को पूरा करने के लिए, जैसा कि हमने हेलमेट के केस में देखा कि केवल फाइन बचाने के लिए लोग हेलमेट पहन रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और इनके थ्रू जो क्रेडिट और डिप्लोमा करवाया जा रहा है बेसिकली वो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को पूरा करने के लिए, कि आप बात में ये बता सकें कि हाँ देखो हमने हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इतना हो गया, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि इस चीज में फिर प्रॉब्लम है। ऑथर ने यहाँ पे ये भी कहा है बेसिकली कि आपको अपना एजुकेशन, हायर एजुकेशन का नेटवर्क है उसको एक्सपैंड करना है, उसमें नॉर्मल सीट्स ऐसे इंक्रीज करनी कि क्लासरूम लेवल पे इंक्रीज करनी है, ना किस तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन डिग्रीज प्रोवाइड करके। तो ऑनलाइन डिग्रीज एंड डिप्लोमा आपको नहीं प्रोवाइड करना है हायर एजुकेशन का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड सोल्यूशन हो जाएगा। दिस इज व्हाट द ऑथर वांट्स टू से, है ना, कि वहाँ पे फिर जो वैल्यू होनी चाहिए एक्चुअली में एजुकेशन इंपार्ट करने की, वो चेंज हो जाएगा महज एक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को पूरा करने का तरीका। क्यों ऑथर ने ऐसा कहा है? बिकॉज ऑथर ने कहा कि टीचर जो होता है इट इज एन लाइक एन इंटेलेक्चुअल मिडवाइफ। टीचर एक इंटेलेक्चुअल मिडवाइफ की तरह होता है हु फैसिलिटेट्स द बर्थ ऑफ द स्टूडेंट्स आइडियाज। ओके, स्टूडेंट के आइडियाज का बर्थ जो होता है वो टीचर के इंटेलेक्चुअल मिडवाइफ के फैसिलिटेशन के कारण ही होता है। अब अगर टीचर ही नहीं रहेगा, इंगेजमेंट ही नहीं रहेगा, जो क्रिटिकल डायलॉग होता है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में, अगर वो नहीं रहेगा तो इस तरीके के जो इंटेलेक्चुअल आइडियाज हैं जो स्टूडेंट्स के अंदर आने चाहिए वो नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए जो हम बीच में लाइव सेशन रखते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, वो क्यों करते हैं? ताकि एक इंटरेक्शन भी बना रहे, आपकी बातें सुने, आपकी बातें, हम आपको अपनी बातें बताएं, ठीक है ना। ये चीजें हैं। सैक्रेड स्पेसेस। नाउ टेकिंग हायर एजुकेशन ऑनलाइन इज मच लाइक टेकिंग अ स्पोर्ट्स सच एज क्रिकेट और फुटबॉल और बॉक्सिंग ऑनलाइन। जैसे कि आप क्रिकेट और फीफा खेलते होगे ना ऑनलाइन, वैसा ही हो गया एजुकेशन ऑनलाइन। अगर आप देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना इसको कि हम लोग भी तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये यहाँ बात चल रही डिग्रीज, डिप्लोमा और जो ये चीज़ें मिलती है ना ऑनलाइन, वो चीज़ों की बात चल रही है जहाँ पे टीचर के साथ इंटरेक्शन ज़रूरी होता है। जो क्लासरूम लेवल की स्टडीज़ होती हैं वो आपको क्लासरूम में ही लेनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप बीए करें तो आप बीए ऑनलाइन कर रहे हो कि ठीक है ऑनलाइन आपको कोर्सेज पढ़ लेना, बाद में एग्जाम दे देना, बीए आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कोई डिग्री ले रहे हो तो आपको क्लासरूम में एक्चुअल सेटअप में टीचर के साथ डायलॉग के साथ ही आपकी होनी चाहिए। तो वही वाली बात है कि ये स्पोर्ट्स, ऑनलाइन स्पोर्ट्स जैसा ही हो जाएगा कि आपने जब तक गली स्टेडियम क्रिकेट में नहीं उतरेंगे तब तक आप उसमें स्किल को नहीं सीखेंगे। डायलॉग डिबेट वैसा ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द एजुकेशन ऑल्सो, ठीक है ना। तो स्वयं प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली उसने इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर और फिजियोथेरेपी को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया स्वयं ने इसको? क्योंकि उनको पता है कि इसमें लेबोरेटरीज और उनकी जरूरत है। लेकिन अगर उन्होंने इसको छोड़ा है और सोशल साइंस, आर्ट और इन सबको ले लिया है, इसका मतलब वो क्या मानते हैं कि बाकी के जो सब्जेक्ट हैं सोशल साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, वो प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो बेसिक आपका असम्पशन तो यही हो गया ना कि इंजीनियरिंग और ये सब आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स और सोशल साइंस सब्जेक्ट ऑनलाइन कर सकते हो, क्योंकि ये महज थ्योरी है। तो ये एक बहुत गलत मिसकंसेप्शन है जो कि दूर होना चाहिए, ये भी ऑथर ने कहा है। तो ऑथर ने कहा कि जब तक एक शेयर्ड स्पेस नहीं होगा डिस्कशन का, कंटेंट का, आइडियाज का, लर्निंग का, तब तक लोग नहीं सीख पाएंगे। तो वही बात है कि जब अच्छे लेक्चर का फिर क्या, अभी क्या है अच्छा लेक्चर हम किसको बोलते हैं? अच्छा लेक्चर वो बोलते हैं जब एक अच्छा प्रोफेसर आता है, परमानेंट एचओडी आता है। एचओडी लेक्चर जब आपके कॉलेज में होते होंगे तो आपको लगता होगा यार देखो कितना ज़्यादा जानता है, कितना अच्छे से पढ़ा दिया, कितने अच्छे से समझा दिया। लेकिन अगर ऑनलाइन हो गया एजुकेशन तो अच्छा लेक्चर मतलब कि वो लेक्चर जिसमें बफरिंग सही से हुई हो, जिसमें नेट सही से आया हो, जिसमें कि आपका डाटा कम कंज्यूम हुआ हो, जिसमें कि स्ट्रीम बहुत अच्छी हुई हो। तो ये डेफिनेशन चेंज हो जाएगी एक अच्छे लेक्चर की। तो ऑथर ने यहाँ बोला है
पब्लिक एजुकेशन मॉडल्ड ऑन सोशल डिस्टेंसिंग, एक पब्लिक एजुकेशन जो कि सोशल डिस्टेंसिंग पे बेस्ड होगा वो हमेशा डाइल्यूटेड रहेगा, वो मीनिंग ऑफ एजुकेशन को डाइल्यूट कर देगा, वैल्यू को क्लास में ऐड नहीं कर पाएगा. सो दीज आर द पॉइंट्स विच वर टोल्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल. काफी अच्छा आर्टिकल था, समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है. तो यहाँ पे है बीजिंग थिंक टैंक रेजेस आर्टिकल 370. तो बीजिंग का एक थिंक टैंक है जिसको हम बोलते हैं CICIR. तो अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि CICIR क्या है, तो ये चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस है, जिसने कि अभी आर्टिकल 370 और लद्दाख वाला इशू उठाया कि लद्दाख में आपने अक्साई चीन को दिखा दिया. तो भाई हमारा है तो हम दिखाएंगे ही, सही बात है. अब आपने हड़प लिया कोई चीज़, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने चोरी कर ली उस चीज़ को, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो चीज़ आपकी होगी. चोर ये थोड़ी बोल सकता है कि नहीं अब ये चीज़ मेरी हो गई है तो तुम इसको अपना मत बोलो. तो रिपोर्ट जब लिखाते तो आदमी पूरा लिखाता है ना कि हमारा ये चीज़ चोरी हुआ है, पर वहाँ पे चोर ये थोड़ी क्लेम कर सकता है कि नहीं आप मैंने चुरा लिया तो अब तो मेरा हो गया. तो वही वाली बात है, चाइना को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, और उनका जो चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन, ये थिंक टैंक है, पता नहीं काहे का थिंक टैंक है ये. तो मतलब मुझे लगता है और मतलब डिग्रेडेड थिंक टैंक है ना. तो वही वाली बात है कि ये वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के अंदर आता है. चाइना का टॉप इंटेलिजेंस बॉडी है ये, और वहाँ पे टॉप है, फिर भी इस तरह की फालतू बातें कर रहे हैं. देखो कि जहाँ आपने लद्दाख को अपने में दिखा दिया, आपने अक्साई चीन को अपने में दिखा दिया, ये सारी चीज़ें फालतू वाली बातें की जा रही हैं, ठीक है ना. तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में और हमको डिस्कस करना है. यहाँ पे गवर्नमेंट होल्ड्स बैक फुल IIP डेटा फॉर अप्रैल. तो गवर्नमेंट ने होल्ड बैक कर लिया है IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा जो है अप्रैल मंथ का, उसको उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू कंपेयर द IIP डेटा विद अर्लियर मंथ्स ड्यू टू लॉकडाउन. तो उन्होंने ये कहा बेसिकली कि इस बार लॉकडाउन के कारण जो है सब कुछ डेटा वैसे भी कम आया है, तो इसको हम कंपैरिजन के लिए नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने होल्ड बैक कर लिया है. IIP की अगर हम बात करें तो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है. इट इज एन इंडेक्स दैट इंडिकेट्स द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो इंडियन इकोनॉमी के जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनके परफॉर्मेंस को ये बताता है. और ये कैलकुलेट कौन करता है, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSO निकालता है हर मंथ, एवरी मंथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली बात है कि CSO हर मंथ IIP के डेटा को रिलीज करता है. एंड इट इज कंपोजिट इंडिकेटर ऑफ द जनरल लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी. इकोनॉमी में जो जनरल लेवल है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का उसको शोकेस करता है. ये ऑफिशियल डेफिनेशन छोड़ो, आपको जरूरत नहीं है आपको जानने वाली, तो ये आप इतनी चीज़ें याद रखना है. इसका जो बेस ईयर है अभी 2017 में हाल ही में चेंज किया गया था, उसमें 2011-12 इसका बेस ईयर कर दिया गया है. इसके बेसिक 3 सेक्टर मेजर है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी. ये 3 मेजर सेक्टर्स है जिनको ये कैलकुलेट करता है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी. और आपके 8 कोर जो इंडस्ट्रीज हैं वो इसके 40% वेटेज को बनाती हैं. 8 कोर में आपका इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर आ जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा. सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है. तो अगर हमको कोई डिस्कस करनी है आगे मूव कर लेते हैं. और Reserve surges $8.2 billion in a week, exceeds $500 billion for the first time. तो फॉरेक्स रिजर्व जो है इंडिया का वो पहली बार $500 बिलियन को क्रॉस किया है. फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का $500 बिलियन को क्रॉस किया है फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड इसके रीजंस बहुत सारे बताएंगे. हमारी जो करेंसी है वो भी गेन की है, जो डॉलर है वो थोड़ा डीवैल्यूएट हुई है इन फ्रंट ऑफ द रुपीज़. करेंसी डीलर सेड दैट द शार्प इंक्रीज वाज ड्यू टू द गेन्स फ्रॉम बोथ करेंसी रीवैल्यूएशन, हमारी करेंसी जो रीवैल्यूएट हुई है, अप्रिशिएट हुई है अगेंस्ट डॉलर, एंड दूसरा डॉलर मॉप अप थ्रू इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, जब डॉलर मार्केट में ज़्यादा हो जाता है तो उसको ले लेता है, जब मार्केट में डॉलर कम हो जाता है तो मार्केट में डॉलर डाल देता है. तो रिजर्व बैंक का काम यही है कि रुपी को डिवैल्यूएट बहुत ज़्यादा होने से बचाए और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होने से भी बचाए. तो कैसे बचाता है कि जब क्या होता है डॉलर मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब कि डॉलर की वैल्यू थोड़ा कम हो जाती है जब, तो हमारा रुपया स्ट्रांग हो जाता है. तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जब स्ट्रांग होता है तो RBI क्या करता है, डॉलर को मार्केट से खींच लेता है. वहीं पे अगर डॉलर मार्केट में कम हो जाता है यानी कि डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि रुपी डिप्रिशिएट होने लगता है. तो जब रुपी डिप्रिशिएट होगा तो RBI क्या करता है कि मार्केट में डॉलर और डाल देगा. तो वही चीज़ है कि मार्केट में डॉलर और डाला था RBI ने. दूसरा चीज़ हमारा रुपया जो है वो अप्रिशिएट होना शुरू हो गया. इस कारण से दोनों कारणों को मिला दिया तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंप्रूव हो गया है. तो ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली बात है. 2028 का जो ओलंपिक्स होगा समर वो लॉस एंजलिस में होगा. ये भी यहाँ पे न्यूज़ में था तो मैंने आपको बता दिया. 2028 का
रन टू द मून टू रेज फंड्स, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है पुलेला गोपीचंद, अर्जुन अवॉर्डी अश्विनी नाछप्पा और मलाथी होल्ला पैरा एथलीट हैं ये। तो याद रखिएगा पुलेला गोपीचंद और दूसरा अर्जुन अवॉर्डी अश्विनी नाछप्पा एथलीट रही हैं ये। मलाथी होल्ला आपका पैरा एथलीट है। दे हैव जॉइंड हैंड्स विद IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस एंड NEB स्पोर्ट्स। ओके, तो NEB स्पोर्ट्स और IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस है, तो इन्होंने मिल करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया रन टू द मून। रन टू द मून क्यों है? क्योंकि 51st एनिवर्सरी होगी मैंस लैंडिंग ऑन मून, जो कि 21 जुलाई को हुई थी। तो इस कारण से इन्होंने बेसिकली कहा है कि रनर्स विल हैव टू क्लॉक अ मिनिमम ऑफ 65 किलोमीटर्स ड्यूरिंग द 1 मंथ पीरियड। तो 30 दिनों के अंदर 65 किलोमीटर मिनिमम चलना है। और सक्सेसफुल रनर्स जो है वो 10 से 65 साल की उम्र के हो सकते हैं। इससे जो मनी रेज होगी वो उनके लिए होगी जो कोचेज़ हैं या जो स्टाफ है, स्पोर्ट्स स्टाफ है, जो कि लूज़ किया है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन पीरियड, तो उनकी हेल्प करने के लिए बेसिकली ये इनिशिएटिव लिया गया है। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।